वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आई एम प्राची मौर्य। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ मुस्लिम लॉ, दैट इज स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ मीन्स, देखिए, जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से और लीगल रीजनिंग के हिसाब से, जुडिशियल मेथड के हिसाब से, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने कुरान दिया, कुरान के बाद आया हदीस, हदीस के बाद आया इज्मा, उसके बाद आया कियास। कुछ लोगों को बिलीव था कुरान पे और हदीस पे, कुछ लोगों को हदीस पे बिलीव नहीं था, केवल कुरान पे था। कुछ लोग किसी पार्ट ऑफ इज्मा को एक्सेप्ट कर रहे थे, किसी पार्ट ऑफ इज्मा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कियास को कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और कुछ लोग नहीं कर रहे थे। तो इसको लेकर के काफी मतभेद होने लगा इस्लाम में। तो उससे बहुत सारे स्कूल्स स्प्रेड हुए, बहुत सारे स्कूल्स निकले, इस्लाम अलग अलग स्कॉलर्स निकले जिन्होंने अपना अपना विचार व्यक्त किया कि अगर आप इस विचार को मानेंगे तो बेहतर होगा। हालांकि सबका विचार अच्छा ही था, सारे के सारों जितने भी स्कॉलर्स थे वो सब ही कुरान पर रिलाई करते थे। बट अब जो बाद में कुरान के बाद जो चीजें आई उसको लेकर के, उसके एक्सेप्टेंस को लेकर के काफी मतभेद होने लगा। अब जैसे कहीं कहीं किसी ज्योग्राफिकल एरिया में किसी पार्ट को माना जा रहा है, लेकिन वहां का कंडीशन, वहां के कस्टम, लोकल प्रैक्टिस, कल्चरल कंटेक्स्ट सब अलग अलग है, तो वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कुरान को तो एक्सेप्ट करेंगे, बट बाकी चीज जो बाद में आया इज्मा या कियास से, उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या इज्मा का किसी एक पार्ट को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि इज्मा ऑफ कंपेनियन या इज्मा ऑफ पीपल, सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर लीगल रीजनिंग के हिसाब से लोग एक्सेप्टेंस करेंगे किसी चीज की, जुडिशियल मेथड के हिसाब से एक्सेप्टेंस करेंगे किसी चीज की। तो इसीलिए जो भी अलग अलग थॉट्स निकल के आए, उस थॉट्स को हम यहाँ पे समझेंगे, और उसी थॉट्स को कहा जाता है स्कूल्स, इस्लामिक स्कूल्स। तो इस्लामिक स्कूल में सुन्नी स्कूल है, सिया स्कूल है। इसके बाद भी आप इसमें हम अभी डिवीजन करेंगे सिया स्कूल में, अभी इसमें हम एंटर नहीं कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे सुन्नी स्कूल की। सुन्नी स्कूल में आते हैं आपका हनफी स्कूल, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। हनफी स्कूल, मलिकी स्कूल, सैफई स्कूल और हनबली स्कूल। इनका आपको हम पीरियड भी बताते हुए चलेंगे, उस पीरियड्स को भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। पहली बात तो सुन्नी स्कूल से ये चार स्कूल निकल करके आए, हनफी, मलकी, सैफई और हनबली। ये हम आपको ऑर्डर वाइज लिखवाए हैं ताकि ऑर्डर वाइज ही याद रहे। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा स्कूल पहले आया था या बाद में आया था, तो इसमें भी आपको लेकर के कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर वाइज लिखवाया है, जैसे हनफी, मलिकी, सैफई और हनबली। इसे ऑर्डर वाइज ही याद करते हुए चलिएगा। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे हनफी स्कूल को, हनफी स्कूल का लेक्चर आज हम बनाने वाले हैं। आते हैं हनफी स्कूल पर। तो हनफी स्कूल के जो फाउंडर थे वो थे अबू हनीफा, अबू इमाम हनीफा के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कूफा में पैदा हुए थे। कूफा एक सिटी है इराक की, इराक की। was born in Kufa in 699 AD। 699 AD में कूफा में इनका जन्म हुआ था, जो कि इराक में है। He studied Islamic jurisprudence in the city of Kufa, और उन्होंने वहां पर इस्लामिक jurisprudence को पढ़ा। He got an opportunity to meet famous companion of Prophet Muhammad at the age of 12 years and attended lectures of Imam Jafar, जो काफी बड़े जूरिस्ट रहे हैं, जो प्रोफेट मोहम्मद के कंपेनियंस रहे हैं, वो उनके साथ रहे, उनकी चीज़ों को देखा, वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी चीज़ों के डायरेक्टली उनसे जो भी बातें आई वो सुने, समझे और उसकी नॉलेज नॉलेज लिए। जब वो 12 साल के थे तब से उन्होंने स्टार्ट कर रखा था। अब आप सोचिए, वो बचपन से इस सारी चीज़ों को देख रहे थे और इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे थे। Abu Hanifa was pious and honest man with independent character. He never accepted any post in government. वो इतने अच्छे आदमी थे, इतने ही ईमानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी भी किसी गवर्नमेंट पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उनको काफ़ी पोस्ट भी ऑफर हुए कि आप यहाँ के बन जाइए हेड, इस जगह के हेड बन जाइए,
आप यहाँ बैठ करके इस चीज़ को गवर्न करिए, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी पॉलिटिकल चीज़ों में एंटर नहीं किया, कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, और वो केवल पढ़ाई लिखाई में ही रहे और अपना एक थॉट प्रोसेस दिया लोगों को। He constituted a committee of 40 members for codification of Islamic law, and this committee took 22 years. Committee है ये, committed नहीं, committee took 22 years to complete its work. तो उन्होंने 40 मेंबर की एक कमिटी बनाई जिनका काम ये था कि आपको इस्लामिक लॉ का कोडिफिकेशन करना है, और उस कमिटी को, वो 40 मेंबर की कमिटी को 22 साल लग गए अपना काम पूरा करते करते। और लोग कहते हैं, जो भी जूरिस्ट हैं वो कहते हैं, उन्होंने लगभग 5 लाख इस्लामिक लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। द कलेक्शन डस कंपाइल्ड इज नोन एज कुतुब अबू हनीफा। अब ये यहाँ बन गया क्वेश्चन एक, कि उन्होंने पहले 5 लाख लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। जब उन्होंने कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो जैसे इस केस में मैरिटल अगर केस है, मैरिज वाला केस है, तो मैरिज केस में या मैट्रिमोनियल केस में या एडॉप्शन के केस में, एक्नॉलेजमेंट के केस में ये चीज़ें होना चाहिए। तो उन्होंने दिया, चीज़ों को बताया कि इस केस में ये होना चाहिए, इस केस में ऐसा होना चाहिए। तो जो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको एक जगह से कंपाइलेशन किया गया, और उस कंपाइलेशन का नाम दिया गया कुतुब अबू हनीफा। इस नाम से जाना जाता है ये कंपाइलेशन। Method of formulation of legal principle by Imam Abu Hanifa based his doctrine on Quran and Hadith। देखिए, बेसिकली वो प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे कुरान और हदीत को। According to him, the Quran is eternal in its original essence। उन्होंने ये बोला कि कुरान ही है जो है, कुरान ही जो था वही है और वही रहेगा, बेस तो वही रहेगा, बाकी चीजें बाद में आती हैं। उन्होंने कुरान को काफी प्रेफर किया। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, उन्होंने बोला कुरान जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है, एंड इज इंस्पायर्ड वर्ड एंड रेविलेशन। इट इज नेसेसरी एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, इट इज नॉट गॉड बट स्टिल इट इज इंसेपरेबल फ्रॉम गॉड। कुरान वो है जो गॉड तो नहीं, लेकिन कुरान अल्लाह तो नहीं है, ईश्वर तो नहीं है, लेकिन वो अल्लाह से अलग भी नहीं किया जा सकता। ये दर्जा दिया उन्होंने कुरान को। द कुरान रिगार्डेड एज द फर्स्ट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ डिटेक्टिंग द फॉर्म ऑफ रिचुअल बियरिंग ऑन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, or for detecting the moral principle which should cover a case, and next was tradition which being narrated by different person in varying manner। तो कुरान जो है वो पहला प्राइमरी सोर्स है, हम आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम ये अब बातें आपको बता रहे हैं अबू हनीफा के कंटेक्स्ट में, हनफी स्कूल के कंटेक्स्ट में। तो उनके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी सोर्स है जिसको प्रेफर करना चाहिए वो है केवल और केवल कुरान। कुरान को ही प्रेफरेंस मिलना चाहिए, चाहे वो सिविल का मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल का मैटर हो, या फिर वो कोई मोरल मैटर हो, केवल और केवल कुरान को ही प्रेफरेंस मिलना चाहिए। उसके बाद कुछ आता है तो वो आता है ट्रेडिशन। उसके बाद तो इन्होंने ट्रेडिशन को बहुत कम महत्व दिया, इन्होंने ट्रेडिशन को ज्यादा महत्व नहीं दिया, कुरान को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने बोला कि जो है यही है, हम ट्रेडिशन पे ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशन जो है वो बाद में प्रॉफेट मोहम्मद के बताया गया है, लोगों को तक पहुंचाया गया है, तो हो सकता है उसमें कुछ मिलावट हुआ हो। उनके अकॉर्डिंग ऐसा ही था कि हो सकता है कि ट्रेडिशन में कुछ मिलावट हुआ हो, हम उसको पूरी तरह से सही नहीं मानते, वो पूरी तरह से ट्रेडिशन को सही नहीं मान रहे थे। उन्होंने सारी चीजें कुरान को ही प्रेफरेंस दिया सबके ऊपर। इट इज से दैट he was very strict and cautious in relation that tradition of prophet for forgery। यहाँ prophet है ये। तो उन्होंने, उनके दिमाग में ये था चीजें कि जो ट्रेडिशन है वो ऐसी हो सकती है कि हो सकता है उसमें बहुत सारे मिलावट हुए हों, जरूरी नहीं है। जैसे कि जो कंपेनियन है प्रॉफिट के, हम उनके ऊपर भी ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अबू हनीफा का ये मानना था कि हम कंपेनियंस पर भी ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्या पता वो अपना थॉट प्रोसेस जो है वो मिला के उसमें बता रहे हो ट्रेडिशन में, वो अपना कोई थॉट मिला रहे हो उस ट्रेडिशन में, तो हम, हो सकता है उसमें फॉर्जरी हुई हो, मिलावट हुआ हो उस समय। और उनके समय में ये मिलावट बहुत आम था, बहुत कॉमन हुआ कर रहा था। जो भी था वो बोल देता था कि मैं प्रॉफिट को देखा हूँ, मैं प्रॉफिट की बातें सुना हूँ और मैं उनका कंपेनियन हूँ और मेरी बातें सुनो।
तो इसलिए इन्होंने ऐसा बोला। It wouldn't, however, be correct to say that Abu Hanifa lacked a sufficient knowledge of tradition or that he didn't regard them as a legitimate source of law. ये भी कहना सही नहीं है कि अबू हनीफा ने पूरी तरह से हटा ही दिया ट्रेडिशन को, पूरी तरह से गलत ही बता दिया ट्रेडिशन को और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये सोर्स ऑफ लॉ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अबू हनीफा ने इसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने माना कि हाँ ये भी है, लेकिन हम ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे ट्रेडिशन पर। अगर कुरान और ट्रेडिशन की बात है तो हम कुरान पर रिलाई करेंगे, ट्रेडिशन पर रिलाई नहीं करेंगे। ही गेव प्रोमिनेंस टू कियास। अब उन्होंने कियास को, अबू हनीफा ने कियास को इंट्रोड्यूस कराया। अबू हनीफा ही पहले ज्यूरिस्ट थे जो कि कियास की डॉक्ट्रिन को लेकर के आए, किया डॉक्ट्रिन ऑफ कियास को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ बन गया एक और क्वेश्चन, हम आपको बीच बीच में ये याद दिलाते हुए चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें रिमार्केबल हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि ये सारी चीजें आपको नहीं ध्यान देनी है, जो केवल हम बता रहे हैं वही ध्यान देना है, उसको ज्यादा ध्यान देना है, उसको ज्यादा रिमार्क करते हुए चलना है। तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कियास इंट्रोड्यूस करवाया। कियास का मतलब क्या होता है? एनालॉजिकल डिडक्शन, जहां पर एनालॉजी लगती है, अपना ब्रेन लगता है, यूज ऑफ ब्रेन होता है। एक कोई जुडिशियल डिसीजन के ऊपर दूसरा जुडिशियल डिसीजन को हम प्रेफर करते हैं, तो जहां पे आपका ब्रेन सेल्स का यूज होता है, बेसिकली उसे कह सकते हैं हम यहाँ पे कियास। Set up a regular machinery to deduce principle by way of qiyas and analogical detection. Abu Hanifa elevated the instruction of qiyas to such a level as was not achieved prior. उन्होंने कियास को इतना प्रेफरेंस दिया जो कि उनसे पहले ना किसी ने दिया था, ना ही उनके बाद किसी ने दिया कियास को इतना प्रेफरेंस जितना अबू हनीफा ने कियास को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि वो ट्रेडिशन पे ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। हाँ, वो उसे मानते थे कि ये भी एक सेक्ट है, इसे माना जा सकता है, पर वो ज्यादा रिलाई नहीं करते थे ट्रेडिशन पर। वो जो भी चीजें बोलते थे, कहते थे, वो कियास के बेसिस पे करते थे। और कियास किस पे रिलाई करता था? कियास रिलाई कर रहा है कुरान पर। कियास एज is a systematic opinion and should be based on either Quran or tradition or ijma with regard to deduction of an order from verse of Quran. अब वो कियास जो है वो किसी पर भी बेस्ड हो सकता है, कुरान पे हो सकता है, ट्रेडिशन पे हो सकता है, इज्मा पर हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम आपको पहले से शुरू से ये बताते हुए आ रहे हैं कि कुरान पर ज्यादा रिलाई होगा हर चीजें। ही इवॉल्व द डॉक्ट्रिन ऑफ इस्तिहसन। यहाँ से फिर एक बन गया क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि उन्होंने कुरान को ज्यादा प्रेफरेंस दिया ओवर ट्रेडिशन। उन्होंने ट्रेडिशन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कियास का कॉन्सेप्ट दिया, पहली बार कियास को इंट्रोड्यूस करवाया इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में, और उन्होंने ही इस्तिहसन का डॉक्ट्रिन जो है वो इजाद किया। इस्तिहसन मतलब ज्यूरिस्टिक इक्विटी। Imam Abu Hanifa is famous for his principle of istihsan, which means the law of preference or suitableness of an act. जैसे कि हम आपको इस्तिहसन का एग्जाम्पल पहले भी दे चुके हैं। इस्तिहसन मतलब कि जुडिशियल प्रेफरेंस की बात हो रही है, एक जुडिशियल प्रेफरेंस के ऊपर दूसरे जुडिशियल प्रेफरेंस का आना, इसके ऊपर दूसरा जुडिशियल प्रेफरेंस आ रहा है। जैसे इसमें आपको हम एक अच्छा एग्जांपल दिए थे, लीकर वाला। अल्कोहल पूरी तरह से मना है, हराम है इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, पर अगर किसी को दवा के तौर पे यूज करना है उसका, तब क्या होगा? क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? यहाँ पे आ रहा है आपका जुडिशियल प्रेफरेंस, मीन्स अप्लाइंग अ रूल ऑफ लॉ एज स्पेशल सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड। जैसा सर्कमस्टांसेस होगा उस हिसाब से उस रूल ऑफ लॉ को अप्लाई किया जाएगा। इन डिडक्टिंग लॉ फ्रॉम कुरान एंड हदीस, जूरिस्ट इज रिक्वायर्ड टू यूज हिज टैलेंट। उन्होंने ये बोला कि अगर आप कुरान और हदीस को कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो जूरिस्ट को अपना टैलेंट, अपना ब्रेन यूज करने की जरूरत है। And it is an admitted principle of all Sunnis that if qiyas is inconsistent with Quran of Prophet, it will be set aside. लेकिन अगर कियास इस तरीके का कोई बता रहा है कि वो
कुरान को जा करके कंट्राडिक्ट कर रहा है, कुरान की बातों को गलत कह रहा है, कुरान के साथ इनकंसिस्टेंट बिहेव कर रहा है अगर कोई भी कियास, तो उस कियास को हटा दिया जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा। लेकिन जो कियास है वो सारे मुस्लिम्स के द्वारा एक्सेप्टेड है, जो खासकर सुन्नीस के द्वारा। अबू हनीफा ऑल्सो एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ इज्मा और कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। अब यहाँ पे आती है बात कि उन्होंने इज्मा को भी एक्सेप्ट किया, जो कि जिसका मतलब होता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। उन्होंने इज्मा को भी एक्सेप्ट किया। अब देखिए, हम बार बार इज्मा वर्ड, कियास वर्ड यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब हम ऑलरेडी क्लासेस में जो भी हमने पहले पढ़ाया है उसमें हम आपको बता चुके हैं कि कियास का मतलब क्या होता है, इज्मा का मतलब क्या होता है। तो ये अगर हम इसमें बताने चलेंगे वापस से इज्मा और कियास, तो ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप एक बार जाकर के पुराने लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा, हम उसमें इज्मा कियास के बीच में डिफरेंस, कुरान और हदीस के बीच में डिफरेंस, सारी चीजों को बता रखा है। तो एक बार जाकर आप उसे देख लीजिएगा। इसमें हमको ये पता चला कि उन्होंने पहले तो कुरान को सबसे पहले रखा नंबर 1 पर, उसके बाद उन्होंने कियास को रखा सेकंड नंबर पर ओवर ट्रेडिशन। उन्होंने ट्रेडिशन को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन कियास भी निकलेगा किस पर, ट्रेडिशन पर ही निकलेगा कियास भी। अगर ट्रेडिशन और कुरान की बात आती है तो कुरान को हम प्रेफर करेंगे, कियास और कुरान की बात आती है तो कुरान को ही हम प्रेफर करेंगे। इस तरह का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद उन्होंने इज्मा को भी एक्सेप्ट किया कि इज्मा भी सही है। His view regarding the Ijma is more comprehensive and broad than many of his contemporary jurists. अब उनका जो व्यू था इज्मा को लेकर के वो काफी ब्रॉड था। उनके समय के जो भी जूरिस्ट थे उनके कंपैरिजन में इनका जो व्यू था इज्मा को लेकर के वो काफी ब्रॉड था। Some were of the opinion that the validity of Ijma as a source of law should be confined to the companion of Prophet and other would extend it to their successor, but no further. देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि इज्मा जो है वो तभी तक वैलिड है जब तक कि इज्मा बाय कंपेनियन हो रहा है। कंपेनियन के द्वारा अगर इज्मा हो रहा है तो ही वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि इज्मा 3 प्रकार से होते हैं, इज्मा बाय ज्यूरिस्ट, इज्मा बाय कंपेनियन एंड इज्मा बाय पीपल, लोगों के द्वारा इज्मा। ये 3 तरह के इज्मा होते हैं। तो कुछ लोगों का यही तक मानना था कि कंपेनियन के द्वारा इज्मा बेहतर है, कुछ लोगों का यह मानना था कि ज्यूरिस्ट के द्वारा जो होता है इज्मा वो बेहतर है, लेकिन कुछ लोग पीपल के इज्मा को भी प्रेफर कर रहे थे, लेकिन और कुछ लोग सक्सेसर्स तक को भी मान रहे थे कि जो इज्मा किया जाएगा प्रॉफेट मोहम्मद के सक्सेसर के द्वारा वो भी वैलिड होगा। हर तरह के थॉट प्रोसेस वाले लोग थे। पर उनके पीरियड में, अबू हनीफा के पीरियड में जो लोग ज्यादा थे वो इसमें के थे कि वो केवल कंपेनियन और सक्सेसर के इज्मा को ही मान रहे थे। हम यहाँ सक्सेसर और कंपेनियन को एक मान के चल रहे हैं, तो वो इसको प्रेफरेंस देते थे, बाकियों को प्रेफरेंस नहीं देते थे। पर अबू हनीफा का जो थॉट प्रोसेस था वो इज्मा को लेके काफी ब्रॉड था। उन्होंने इज्मा को हर पीरियड में वैलिड बताया है, वैलिडिटी देने की कोशिश की है, कि वो चाहे जूरिस्ट के द्वारा हो, चाहे पीपल के द्वारा हो, चाहे कंपेनियन के द्वारा हो, चाहे सक्सेसर्स के द्वारा हो, इज्मा वैलिड है सभी एजेस में। क्योंकि कंपेनियन जब नहीं रहे होंगे, कंपेनियन जब उनका वो खत्म हो गए होंगे, एक समय आया होगा जब प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियन नहीं बचे होंगे, उनके सक्सेसर्स नहीं बचे, तो फिर जूरिस्ट आए, जूरिस्ट जब नहीं बचे तो फिर लोग आए। अब लोग और जूरिस्ट के बीच में भी अभी भी लड़ाई चलती रहती है कि किनका होना चाहिए इज्मा अप्लाई। तो इन्होंने सभी तरह के इज्मा को वैलिडिटी दी, हर एज के इज्मा को। तो एक बार इसे फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अबू हनीफा के बारे में। इनका एक बार पीरियड भी हम आपको बता देते हैं कि ये कौन से लेके पीरियड तक, कौन से पीरियड तक रहे हैं। अबू हनीफा जी जो थे, अबू हनीफा जी वो 699 एडी से लेकर के 776 एडी तक रहे हैं। मतलब उनकी पैदाइश थी 699 की और वो खत्म हुए 776 एडी में। ये याद कर लीजिएगा। बाकी इन्होंने किस किस चीज़ों को प्रेफरेंस दिया उन्हें याद करते हुए चलना है। अब ये देखिए, ये पहला जो है, ये पहला है स्कूल इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का, सुन्नी स्कूल का ये पहला स्कूल है। और इसके जो फाउंडर थे वो ग्रेट इमाम अबू हनीफा थे। ये भी जान लीजिए कि पूरी दुनिया का जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो 1/3 पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इस रूल को मानते हैं। अब उसमें इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, टर्की ये सब आते हैं जो इस हनफी स्कूल को
एक्सेप्ट किए हैं जिन्होंने। देखिए सारे स्कूल जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे हनफी, मलिकी, सैफई, हनबली, जो भी हम स्कूल आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, उन सबों का कुछ चीजें सेम है, कुछ एम जो है वो सेम है, जैसे कि नमाज पढ़ना, जो रोजा रखना, ये सब सारी चीजें सेम है। लेकिन कुछ चीजें बाद में अलग हो जाती हैं, जैसे रिलेटेड टू लीगल मैटर्स, मोरल मैटर्स, मैट्रिमोनियल मैटर्स, इन सब चीजों को बाद में जब आगे चीजें आती हैं तो वो अलग हो जाती हैं। लेकिन कुछ एम इन सब का सेम ही है, सब एक ही चीज को मानते हैं। बाद में अबू हनीफा के ही डिसिपल्स आएंगे, अनुयायी आएंगे। याद रखिएगा, इन्हीं के डिसिपल थे अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। अबू हनीफा के ही डिसिपल थे। ये है डिसिपल, मतलब होता है अनुयायी। बाद में इनके अनुयायी हुए वो। कौन? अबू यूसुफ एंड इमाम मोहम्मद। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखे हैं। तो ये दो इनके डिसिपल्स बाद में हुए, अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। हनफी स्कूल का मेन फीचर क्या है? हनफी स्कूल का मेन फीचर ये है कि लेस रिलायंस ऑन ट्रेडिशन, ट्रेडिशन पर ज्यादा रिलायंस नहीं करना है। फिर दूसरा क्या है कि कियास पर ज्यादा रिलायंस करना है। लिटिल स्कोप इन्होंने दिया है इज्मा को, पर इस इज्मा को इन्होंने काफी ब्रॉडर वे में देखा है, इज्मा को नैरोअर वे में नहीं देखा है। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ इस्तिहसन को इजाद किया है। यही थे जिन्होंने पहली बार कियास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया लोगों में। ये भी जान लीजिए, ये जो ये पैदा हुए हैं कूफा में, अबू हनीफा, इसलिए ये जो स्कूल है उसे कूफा स्कूल से के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये स्कूल कूफा स्कूल के भी नाम से जाना जा सकता है। तो हमने लगभग लगभग क्या 99% सारे टॉपिक्स इसमें के हनफी स्कूल के कंप्लीट कर रखा है। इस अगर आप बुक खोल के देखेंगे या अकील अहमद की या कोई भी बुक, तो उसमें बहुत ब्रॉडर तरीके में इसको समझाया गया है, बताया गया है। लेकिन उतना आपको फिलहाल जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जुडिशरी का एग्जाम हो। आपको उतनी जरूरत नहीं है, आपको जितना जरूरत था हमने बता दिया इससे रिलेटेड चीजें। हो सकता है मेंस राइटिंग में से अगर आपको करना है तो थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हैं बुक्स की, अदरवाइज दैट इज इनफ फॉर यू गाइस। अगर कोई भी टॉपिक इसमें छूट गया हो, वैसे छूटा तो नहीं है, फिर भी अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में इसको लेकर के बता सकते हैं, या कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे बहुत सारे अभी हमें कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने कोई टॉपिक इसमें गलत बताया है। देखिए, मैंने गलत नहीं बताया है, मैंने कोई चीजें गलत नहीं बताई हैं। हो सकता है कोई बातें, एक्चुअली जो मुस्लिम लॉ है वो कोडिफाइड नहीं है, तो जब ये कोडिफाइड नहीं है तो इसको लेकर के काफी ज्यादा मिथ भी चल रही हैं लोग समाज में कि ये होना चाहिए, ये है, हम इस तरह को मानते हैं। अब जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे मिथ है कि जो धरती है वो शेषनाग के ऊपर बनी है, बसी हुई है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सबको पता है साइंस क्या है। तो उसी तरह बहुत सारे हर रिलीजन में होते हैं मिथ, और मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल चीजें क्या हैं, किसी को नहीं पता होती हैं। हम यहाँ पे बुक जो है वो रेफर कर रहे हैं अकील अहमद की, हम उन्हीं की बुक से आपको सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ कुछ भी अलग से नहीं बता रहे हैं आपको। तो हो सकता है कि आपको कोई चीजें गलत लग रही हो, हाँ आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बोल सकते हैं हमें। तो दोस्तों, आप अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, इस पीडीएफ से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसका प्राइस दिखाया है 21 रुपीज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग माई लेक्चर।